अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज हफ्ते का इख्तिताम है, कल से नए हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है और उससे पहले इस हफ्ते में ख़त डिप्लोमेसी हमने देखी, जिसके एक तरफ से तो ख़त लिखे गए लेकिन दूसरी तरफ से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया और वाज़े तौर पर यह भी जवाब आया कि ख़त को ना देखा जाएगा और ना इसका कोई जवाब दिया जाएगा, बल्कि ये सीधा सीधा वज़ीर आज़म को दिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट की इत्तलात इस पूरे हफ्ते में आती रहीं। कुछ इख्तलाफात सामने आते रहे, फिर किसी को पार्टी से भी निकाला जाता रहा। अब एक नया मामला भी सामने आया है बैरिस्टर सैफ के हवाले से। पहले इत्तलात आई कि उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया है, फिर इत्तलात आई कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या होने जा रहा है? और फिर साथ साथ इसी हफ्ते में ये बात भी सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद फिर से अपनी तहरीक चलाने जा रही है और इस बार उनका स्टेज शायद अपोजिशन के तमाम अरकान शेयर कर रहे होंगे, जिस पे मौलाना फजल रहमान साहब भी होंगे, महमूद तजगज़ई साहब भी होंगे और दीगर लोग भी होंगे, जिसके लिए भी तैयारी हो रही है। शायद खाकान अब्बासी साहब भी होंगे। तो PTI के अंदर क्या चल रहा है और साथ साथ आगे के लिए वो क्या सोच रहे हैं? अली मोहम्मद खान साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इत्तेफाक हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर अपोजिशन के साथ आप लोगों का अलायंस बनाने पर, और फिर आप लोग इत्तेफाक के साथ अब आगे बढ़ेंगे? ईद के बाद जो एहतजाज हो रहा होगा, जो तहरीक हो रही होगी, स्टेज साथ शेयर हो रहा होगा? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बिल्कुल गुफ्तगू तो हुई है, काफ़ी नेगोशिएशन या बैठकें हुई हैं। उम्मीद यही है कि बिल आखिर इंशाल्लाह एक अपोजिशन अलायंस जो है अमल पजीर होगा। अली भाई, इस सारे मामले को, क्योंकि इलेक्शन के बाद से फिर आप लोगों की तरफ से एक फोकस यही था कि ऑपोजिशन को यकजा कर लिया जाए, लेकिन अब एक साल मुकम्मल हो गया है, उसके बाद भी मीटिंग्स हो गई हैं, शाइये हो गए, ज़ोहराने हो गए, लेकिन क्या वजह है, क्या डेडलॉक है कि ये इत्तेहाद बन नहीं पा रहा है? देखें, एक पॉइंट पे तो सब मुत्तफिक हैं कि इस मुल्क को आईन के मुताबिक चलना चाहिए और ये जो इलेक्शन था तो इसको चुराया गया है। अब इस पे जाहिर हर जमात की अपनी पॉलिटिक्स होती है और रोड पे आने के लिए या मुश्तरका एक एहतजाजी सियासत करने के लिए आपको जाहिर है बहुत सी कन्विंसिंग करनी पड़ती है, साथ बैठना पड़ता है। यस, मैं इस बात से एग्री हूँ कि वक्त काफ़ी लगा है कि मेरे ख्याल में अब अगर मौलाना साहब भी खान साहब के करीब आए हैं तो उम्मीद इस बात की है कि सिर्फ गुफ्तगू या सिर्फ खाने या इशाई तक बात नहीं रहेगी, अब बात आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। सही सही, बिल्कुल ठीक है। अली भाई, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से 2 ख़त लिखे गए। एक चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया, एक आर्मी चीफ को ख़त लिखा गया। अस्करी क़यादत की तरफ से बड़ा वाज़े, बड़ा दो टोक जवाब इस पर आ गया और फिर सोशल मीडिया पर यह चलता रहा। कल वकास अकरम साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में कहा कि ये ओपन खतूत थे और इसका जवाब मकसूद नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा गया, चीफ जस्टिस साहब ने उसकी तस्दीक भी की, उन्होंने बताया भी कि ख़त भी आ गया है। तो क्या वजह है सर? एक खत लिखा गया, वो बाकायदा रवाना किया गया, दूसरी तरफ खत लिखा गया, वहां 3-3 खत लिखे गए, लेकिन ओपन खत लिखे गए और वो आंसर ओरिएंटेड भी नहीं था। खान साहब से मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है मकसद ये नहीं है कि आर्मी चीफ साहब से या चीफ जस्टिस साहब से इस पर कोई रिस्पॉन्स लिया जाए। मकसद यही है कि जो चीज़ें हुई हैं वो सामने रखी जाएं, अदलिया के हिस्से का जो जिम्मा है उनके गोश गुजार किया जाए, जो एस्टैब्लिशमेंट के या हमारे इदारों के ज़िम्मे जो हम समझते हैं कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए वो सामने रख दी जाएं, हिस्ट्री का, तारीख का हिस्सा बन जाएं, अवाम की भी नॉलेज में आ जाएं, जिम्मेदार लोगों की भी नॉलेज में आ जाएं। इमरान खान साहब ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी की है। जी नहीं, लेकिन इस हिकमत अमली की रीज़न क्या है कि एक तरफ खत बाकायदा तौर पर रवाना किया गया, दूसरी तरफ सिर्फ ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया गया? इसका तो नहीं मुझे इल्म कि जो दूसरा खत है क्या उसको सिर्फ ट्विटर पे पोस्ट करना काफ़ी था या नहीं। देखिए, खान साहब का फैसला है, जाहिर है लीडर जो है सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं करते, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को जहाँ तक ताल्लुक है, जाहिर है एक सियासी जमात का या किसी भी एक सियासी एंटिटी का
अदलिया से डायरेक्ट एक रब्ता होता है, केसेस वहाँ जाते हैं, वहाँ फैसले होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, सियासी केस भी जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का रोल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि डायरेक्टली किसी सियासी जमात का उस तरह से तो आप चीज़ें नहीं होती। वो तो एक बदकिस्मती है या एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, या एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है हमारे हुकूमती उमूर में, जो कि बतदरीज कम होना चाहिए। बदकिस्मती से वो बतदरीज बढ़ा है। लेकिन बहरहाल दोनों एंटिटीज में फर्क है, क्योंकि अदालत में जब आप जाते हैं, अब फौरी फैसला चाहते हैं, फौरी रिस्पॉन्स चाहते हैं। दूसरी जो एंटिटी है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वहां मकसद सिर्फ ये था कि सारी चीजें सामने रख दी जाएं और इस तवक्को के साथ कि चीजें बेहतर हों, बेहतरी की तरफ जाए। खासकर अवाम और इदारों के बीच में फासला नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान मुल्क का होता है। और इसी तरफ जनाब इमरान खान साहब ने निशानदही की है। सही। अब मुझे ज़रा ये मामला भी बताइएगा, 26वीं आईनी तरमीम पर जो आपके लोग थे जो उस वक्त गायब हो गए थे, जिन्होंने बाद में आकर अपनी अपनी वजूहात बताई, उनको पीटीआई से अब निकालने का फैसला किया है, अलावा ज़ैन कुरैशी साहब के। तो सर कितने लोग हैं जिनको पीटीआई से बाकायदा तौर पर निकालने का फैसला हो गया है, और क्या सिर्फ और सिर्फ इनको पार्टी बदल किया जा रहा है या फिर इनको डी-सीट भी किया जाएगा? देखिए, इस पर डिटेल इंफॉर्मेशन जनाब गौहर साहब के पास होगी कि इस पे अब वो क्या लीगल प्रोसीडिंग करना चाहते हैं। बहरहाल जितनी मुझे नॉलेज है वो यही है कि जिन लोगों का नाम उसमें आया है उनके खिलाफ पार्टी अब चाराजोई करेगी। मेरी तवक्को ये है कि जिसका नाम हो फिर सबके साथ हो, उसमें फिर रिलीफ किसी को ना मिले। लेकिन ये है कि सबूत के साथ मैं समझता हूँ कि हमें कार्रवाई करनी होगी। और वो चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हों, फिर ऐसे ही है ना अली भाई? चाहे देखें, चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं बतौर वकील ये समझता हूँ, बतौर इंसान भी, बतौर सियासी कारकुन भी, कि इज्जत जो है दूसरे की, उसको कभी भी अस्टेक नहीं करना चाहिए। आप स्टेप तब लें जब कंक्रीट सबूत हो, ताकि ऐसा ना हो कि कल को किसी की बदनामी हो और सबूत ना हो। तो मेरे ख्याल में गौहर साहब अगर टाइम ले रहे हैं, वो खुद भी लॉयर हैं, सलमान राजा साहब भी लॉयर हैं, तो चीज़ों को देख परख के और एक कंक्रीट तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। अगर किसी के खिलाफ क्रेडिबल एविडेंस है तो उसके बाद ही उसके खिलाफ जो है चाराजोई की जाएगी। क्योंकि अगर कोई शख्स है जो खुदा न खास्ता, क्योंकि उस हालात ऐसे थे कि हर तरह का थ्रेट भी था, हर तरह की मुश्किलात भी थी, अगवा करना या ब्लैकमेल करना, इस तरह की चीजें भी थी। तो इसमें फर्क करना होगा कि कौन शख्स जो है किसने अपना जमीर बेचा है और कौन किसी वजह से ब्लैकमेल हुआ है, बच्चों की वजह से, वाइफ की वजह से या किसी भी वजह से। तो ये आसान काम मेरे ख्याल में नहीं होगा। और हो सकता है कि फिर इसी फर्क की वजह से अली भाई, फिर हो सकता है इसी फर्क की वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे के खिलाफ एक्शन ना लेने का फैसला हुआ हो। सर देखते हैं कि क्या आगे चीजें सामने आती हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है कि उसमें से जनरल जिसने गलत काम किया है उसको पिक किया जाए, और जो खुदा न खास्ता कोई नहीं, आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? वैसे मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन तो लीडरशिप के पास होगी लाजमन, क्योंकि ऐसे भी नहीं है कि कुछ चीजें इस तरह बिल्कुल ही छुपी रह सकती हैं। बल्कि यहाँ तक हमने सुना था कि जब हम वहाँ ऐवान में गए और उस दौरान भी कुछ लोग हमारे थे उस तरफ हुकूमती साइड पे, जो शायद उनकी जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह ना करे कोई एक भी हो, लेकिन बहरहाल अगर कोई होगा तो उसको बहरहाल सजा तो मिलनी चाहिए। जी, अक्टूबर नवंबर की बात हो गई अली भाई, अब अभी तक फरवरी आ गया है और मिड ऑफ फरवरी में हम खड़े हुए हैं, जब भी फैसला नहीं हो पाया। तो इस डिले की क्या रीजंस है पीछे? मेरे ख्याल में बीच में चीजें और भी हुई हैं। अगर आपको याद हो, उसके बाद जब ये एहतजाज हुआ है तो सारा फोकस उस तरफ चला गया। शहीद हुए हैं बहुत सारे हमारे लोग। कल मैं मर्दान से, मैं भी वैसे पहुंचा हूं, लेकिन कल मैं मर्दान उस इलाके में था जहां हमारा एक कारकुन जो है वो फौत हुआ है, शहीद हुआ है। वो जान बचाने के लिए भागा था, वहां से पीछे पुलिस थी, बेचारा गिरा, जख्मी हुआ, इंटरनल उसकी ब्लीडिंग हुई, कल बेचारा वो शहीद हो गया इतने अरसे बाद। तो ये जो सारा कुछ हुआ है, सारा फोकस और अली साहब, चला गया, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर सर, जो आपके लोग, जो आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर थे या हुकूमत की तरफ थे, वो कौन लोग थे? नाम बता सकते हैं आप उनके? तफसीली मालूमात हमारी ऑफिशियल लीडरशिप शेयर करेगी। मैं कोई ऐसी प्रीमेच्योर बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग हमारे थे वहाँ, और उसके बाद हमने वैसे उनको फिर दोबारा असेंबली हॉल में नहीं देखा। अफसोस होता है, ठीक, मुश्किल वक्त में इंसान जो है उस स्टैंड ना ले। और चलिए, अब आप जरा मुझे बैरिस्टर सैफ के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि ये जो 25-26 नवंबर था, उस दौरान तो बैरिस्टर सैफ साहब भी थे जो नजर आ रहे थे।
जी, लेकिन बैरिस्टर सैफ के बारे में अभी मुख्तलिफ मुतजाद किस्म की इत्तलात आ रही हैं। कभी इत्तलात आती हैं पीटीआई की तरफ से ही कि उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, फिर इत्तलात आती हैं कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तो वो हो रहे हैं या उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, इस बात का भी मैं जवाब देता हूँ। बस एक बात मैं कर दूं कि बाकायदा हमारा ख्याल है कि मीडिया चैनल्स को और सबको एक तरह से एक डायरेक्शन आती है कि तहरीक इंसाफ के जो इश्यूज हैं उस पर बात करें। तहरीक इंसाफ में फलाने ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मुल्क तबाही का शिकार हो गया, उस पर बात नहीं हो रही। अदलिया की तबाही होती है। तहरीक इंसाफ के अपने पास से भी, आपके अपने जराए से भी अली भाई बड़ी खबरें आती हैं, और आपकी तरफ से जब आपके जराए से मुख्तलिफ खबरें आती हैं तो उसमें हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में हो क्या रहा है। आपके और हमारे बच्चों ने इसी अदलिया से इंसाफ लेना है। अदलिया की तबाही कर दी है, आप सहाफियों की तबाही कर दी है, आपके मुंह की जबाबंदी हुई है, इमरान रियाज जैसे लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ा है, अरशद शरीफ जैसा आदमी शहीद हो गया है, इस वक्त सियासी कारकुनान को गोलियों से भून दिया गया है डी चौक में, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर 560 दिनों से जेल में है, उम्मत मुस्लिमा में 1-2 दाने रह गए जो स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन बात आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त बातें हैं। जो आपके दौर में हुआ वो भी बहुत कुछ हुआ, वो भी अभी मैं इसलिए बयान नहीं कर सकती कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप जो बातें कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, मैं आपको वही कह रही हूँ कि वक्त बेहद कम है, वरना मैं जरूर इस पर डिबेट कर सकती थी। अली भाई मुझे बता दीजिए, बैरिस्टर सैफ का वो इस्तीफा दे रहे हैं या सर मुस्ताफी हो रहे हैं, क्या हो रहा है, या उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है? नहीं है। देखें, सैफ साहब का इशू इतना अहम नहीं है, किसी को इसके लिए ज्यादा दर्द सर लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास टाइम पड़ा है मैं सर, और वो जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं गंडापुर साहब की हुकूमत को, हमारी पीटीआई को। असल जो मसले हैं उस पे बात कीजिए। हमारे दौर में कौन सा अरशद शरीफ शहीद हुआ है? हमारे दौर में कौन से इमरान रियाज को मुल्क छोड़ना पड़ा है? हमारे मुल्क दौर में किस पे जबाबंदी हुई है? हमारे दौर में कौन सी अदलिया पे हमला हुआ था? ये जो हो गया है आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के साथ, मैं तमाम मीडिया को ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है, मुल्क को बचाना सिर्फ मैं आपका ये क्लिप एक्स पर पोस्ट कर दूंगी। जिन जिन सहाफियों के साथ जो कुछ आपके दौर में हुआ था, बशमूल अफसार आलम साहब, वो तमाम लोग आकर नीचे आपको याद दिला देंगे। तलत हुसैन साहब आपको याद दिला देंगे कि आपके दौर में क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें आ जाएंगी। मतीउल्लाह जान साहब के साथ क्या हुआ था, असद तूर के साथ क्या हुआ था, तो ये सारी चीजें याद आ जाएंगी आपको। ये हम पोस्ट कर देंगे। हामिद मीर साहब का प्रोग्राम बंद हुआ था, उन पर पाबंदी लगी थी। आप पूछ रहे हैं ना कि क्या हुआ था, तो मैं वो बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ था। भी बात करें, सही अब जो हो रहा है उस पे भी बात करें। मैंने कहा जो आप कह रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ। हो रहा है जो पीका एक्ट जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो पाबंदियां लग रही हैं, उस पर बिल्कुल उसी तरह से बात हो रही है जिस तरह से आपके दौर में करने की कोशिश करते थे अली भाई। लेकिन मैं इसीलिए साथ साथ सवाल भी कर रही हूँ सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चले बहुत बहुत शुक्रिया, टास्क दिया गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ये आप इल्जाम लगा रहे हैं सर, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। मैं यकीनन आपकी मजीद गुफ्तगू सुनती, लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है और मेरे मजीद मेहमान भी साथ साथ बैठे हुए हैं, वरना आप जो बात कर रहे हैं हम इसको मजीद आगे डिबेट कर सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है। प्रोग्राम में अक्सर डिबेट इस तरफ निकल जाती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते 8 फरवरी को हुकूमत ने माशी मैदान में बेमिसाल कामयाबियों का दावा किया। मईशत की बेहतरी के इन हुकूमती दावों पर खुद 2 रोज़ पहले स्टेट बैंक के कर्ज के हवाले से जारी जो आदादो शुमार हैं उन पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इन आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 1 साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 6,106 अरब रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 88,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। दिसंबर 2023 तक मुल्क पर कर्जों और वाजिबात का हुजम 81,904 अरब रुपए था। कर्जों में इतना बड़ा इजाफा देखकर सवाल उठता है कि क्या शहबाज हुकूमत ने कर्जों के रिकॉर्ड में पीटीआई हुकूमत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है? पीटीआई दौरे हुकूमत में 2018 से 2022 तक 3.5 साल के दौरान जो हुकूमत का मजमूई कर्जा स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक था वो 23,665 अरब रुपए इजाफे से 53,544 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका था, जिसके साथ ही बानी पीटीआई की हुकूमत मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाली हुकूमत बन गई थी। लेकिन अब शहबाज हुकूमत के 2 अदवार में तकरीबन 2.5 साल मिलाकर मुल्क का मजमूई कर्जा 35,000 अरब रुपए बढ़कर 88,000 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गया है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि शहबाज सरकार सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाली
हुकूमत बन गई है। सिर्फ यही नहीं, मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के बाद से हुकूमती मामलात और खर्चे कम करने के लिए इस्लाहात का प्रोग्राम पेश किया, जिसके तहत कई हुकूमती इदारे ख़त्म करने और हज़ारों असामियाँ ख़त्म करने के ऐलानात भी हुए। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ, मज़ीद बोझ डाला गया और अभी भी खबरें आ रही हैं कि जो आने वाले दिन हैं और महीने हैं, ये बोझ इसमें मज़ीद बढ़ाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इसी हुकूमत ने इस बचत मुहिम और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के दौरान अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा किया और इसके लिए सरकारी ख़जानों के मुँह खोले। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम्स के लिए फ़ंड्स जारी करने की रफ्तार ये भी बड़ी अचानक तेज़ हुई और इस मद में 3 गुना ज़्यादा रकम जारी करने की मंजूरी हुई। FBR जो टैक्स इकट्ठा करने के मिशन में तो नाकाम रहा है, लेकिन वफाकी काबीना ने FBR अफसरान के लिए 5.25 अरब रुपए की 1000 से ज़ायद गाड़ियों की मंजूरी भी झट से दी। लेकिन जब अवाम जो इन तमाम हुकूमती शाखर्चियों के लिए अपना पेट काट कर भारी भरकम टैक्स भर रहे हैं, उनको रिलीफ देने की बात आती है तो हकाइक ये है कि पेट्रोल पर आवाम को मिलने वाले जो रिलीफ पर भी डंडी मारी जाती है। कल हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया, लेकिन वो कमी नज़र नहीं आई जिसकी नवीद कई दिनों से सुनाई दे रही थी। खबरें हैं कि हुकूमत ने आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुकम्मल रिलीफ से महरूम करते हुए तेल कंपनीज के ट्रांसपोर्ट चार्जेस और मार्जिन में इजाफा कर दिया है। सिर्फ यही नहीं है, जो तनख्वाहदार अवामी तबका है जो पहले से टैक्सेस के बोझ तले दबा हुआ है और इस वक्त टैक्स देने वाला मुल्क का तीसरा बड़ा शोबा बन चुका है, इतलात आ रही है कि अब FBR इसी तनख्वाहदार तबके से मजीद 54% टैक्स लेगा। एक तरफ कामयाबियों के दावे हैं, अवामी रिलीफ के इश्तिहारात हैं और जो हकीकत है वो बिल्कुल उलट है। ऐसा क्यों है, इस पर बात करने के लिए बिलाल अजहर कियानी साहब मौजूद मेहमान है, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं और सुन भी रहे थे सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या है सर, ये रिपोर्ट्स हम देखते हैं वो कुछ और होती है, आवाम पर जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर मजीद बोझ आ रहा है। और वो मुझे वो शेर याद आ रहा है, कर्ज की पीते थे मैं और क्या लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। सर देखिए किरण साहिबा, हकीकत बिल्कुल वही है जो हुकूमत बयान कर रही है और ये और जो मैं बयान कर रही थी नहीं देखिए वो उस पर फिर मैं अब एक एक करके, क्योंकि लंबी चार्जशीट है और काश आपने इसी इब्तदाइये में फॉर द सेक ऑफ फेयरनेस ये भी कहा होता कि महंगाई वाक़ियतन 2.4% पर है, जो 9 साल की कम तरीन शरह है। मुल्क वाक़ियतन एक IMF प्रोग्राम के अंदर से अब गुजर रहा है और पॉलिसी रेट IMF प्रोग्राम भी स्टेबल है। IMF के साथ प्रोग्राम एग्री भी हुआ, हम डिफ़ॉल्ट से भी बचे। आज वाक़ियतन आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व 15 अरब डॉलर पर हैं, जो कि आम तौर पर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व ही हमारी ज़रूरत बनते हैं IMF की तरफ जाने के, या हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कमी ही बायस बनते हैं हमारे मुआशी क्राइसिस का। साथ ही साथ पॉलिसी रेट जो 22% पे था, जिसका एक वाक़ियतन एक असर होता है मईशत पर कि वो ये कर्जे का रेट का तयन करता है जिस पे कारोबार कर्जे लेते हैं, वो 22% से आज 12% पर आया हुआ है। 12% से भी कम की शरह के ऊपर आज कारोबार कर्जे ले सकते हैं, जिससे मुआशी एक्टिविटी में इजाफा हुआ है। और IMF समेत दीगर बैनुल अक़वामी इदारे ये तस्लीम कर रहे हैं कि मुल्क एक मुआशी स्टेबिलिटी में आ गया है। आज करंट अकाउंट सरप्लस है, इस माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट सरप्लस होता है तो ही आपके फॉरेन एक्सचेंज बैंक के 88,000 अरब रुपए का जो रिपोर्ट है, जो मेरी गुजारिश है, सही है या गलत है? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपका जो हुकूमती कर्जा है ना जी, जिसे पब्लिक डेट कहते हैं, वो 74,000 अरब रुपए है और ये जून से अगर हम मुवाजना करें तो सिर्फ 3,000 अरब रुपए इसमें इजाफा हुआ है। मगर मेन बात जो है वो ये है कि आपकी जो डेट टू GDP रेशियो है, जो कि आपके कौमी कर्जे का तनासुब आपकी कौमी आमदन से होता है, उसकी अभी शरह जो है वो तकरीबन 67.5% है, जो पिछले 5 साल की कम तरीन है। महंगाई की शरह 2.4%, जो पिछले 9 साल की कम तरीन। आपकी डेट टू GDP रेशियो जो कि 67.5% है, वो पिछले 5 साल की कम तरीन। और इसकी अहमियत क्या है आम आवाम के लिए? इसकी अहमियत ये है कि एक तरफ आप देखते हैं आपका कर्जा क्या है, दूसरी तरफ आप कौमी आमदन देखते हैं ताकि आप ये देख सकें कि आपकी कर्जा पे करने की सलाहियत क्या है। तो एक तरफ आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है, जो आपकी जिससे आपके डॉलर्स के ज़खायर बढ़े और आपके डॉलर के कर्जे रीपे करने की सलाहियत बढ़ती है। दूसरी तरफ आपका प्राइमरी सरप्लस
सरप्लस है, जो कि आपके हुकूमती रेवेन्यूज और अखराजात, अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को निकाल दें तो हुकूमती रेवेन्यू आपके अखराजात से ज्यादा है पहले 6 माह में, और इस साल हमने प्राइमरी सरप्लस ही हमारा टारगेट है और हम उसके लिए ऑन ट्रैक हैं। तो देखिए हरगिज़ मगर मुझे एक बात करनी चाहिए कि साहिबा, मैं हरगिज़ आपके सामने ये नहीं कह रहा कि दूध की नहरें बह रही हैं, मैं हरगिज़ आपके सामने ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। देखिए जो अच्छा हो रहा है ना उसकी हम तारीफ भी करें। मैं क्योंकि इब्तिदाई में जिक्र नहीं हो तो इसलिए मैं बात दोहरा रहा हूँ। अच्छी बात है, आप तस्लीम करिए, मैं सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए। मगर देखिए मुश्किलात हैं, क्या ये हम मानते हैं कि सैलरी क्लास के ऊपर आज टैक्स हाई है? बिल्कुल है। मैंने जो बात की ना, आप इसको मजीद आसान कर दें, सादा कर दें आवाम के लिए। आप ये बता दें कि जो 3 साल में हर साल का 10,000 अरब आप लगा लें, 3,000 अरब जो है वो बढ़ा है, 30,000 अरब बढ़ा है 3 साल में, ये किस तरह से बढ़ा है? एक तो हुकूमती कर्जा तकरीबन मेरे ख्याल से जी 2000 आप कह लें 23 जून 2023 से लेके में तकरीबन 50,000 अरब के लगभग था और आज 74,000 अरब के है। उसके अंदर भी जरा ये देख लीजिए कि जब हम 88,000 अरब जो नंबर दे रहा है, वो देखिए एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें ना, क्योंकि 88,000 अरब है टोटल डेट एंड लायबिलिटीज, हुकूमती जो कर्जा है, जो ग्रॉस पब्लिक डेट है वो 74,000 अरब है। अब इसके अंदर भी देख लीजिए जो आपने जिस तरह कहा पीटीआई के नहीं बल्कि 2000 ये भी आप कर लें जून 2022 से लेकर 2025 तक आप यानी कर्ज और वाजिबात दोनों अलग अलग कर रहे हैं। नहीं, मैं हुकूमती कर्ज का हुकूमती कर्ज से ही मवाजना कर रहा हूँ। जून 2022 में कर्ज तकरीबन 50,000 अरब रुपए से ऊपर था, जो कि पीटीआई की उस टाइम पे हमें और अब 24,000 अरब बढ़ा आपके मुताबिक। नहीं, मगर उसके दौरान भी देखिए पहले तो पीटीआई के दौर के अंदर कर्जा डबल हुआ, तकरीबन 25,000 अरब से 50,000 अरब तक गया। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमारे एक साल के अंदर जो इजाफा हुआ 22 से 23 के दरमियान, वो मामूली साल नहीं था, वो डिफॉल्ट की तरफ धकेला हुआ एक मुल्क था, जिसके अंदर हमने एक इमरजेंसी में पीटीआई के साथ ही तोड़े हुए मुआहदे को हमने बाकी रिवाइव किया, एक आग लगी हुई थी उसको हमने बुझाया। उस साल में एक खसारा हुआ जिसके नतीजे में आपके कर्जे में तो एक इजाफा हुआ, मगर मुल्क में एक मुआशी स्टेबिलिटी आई, आप मुल्क डिफॉल्ट से बचा। उसके बाद एक साल तकरीबन आप देख लीजिए तो वो केयरटेकर का साल था। अगर आप देख लीजिए तो अक्सरियत हिस्सा जो आप जून 2023 से लेकर जून 2024 तक का जो हिस्सा है, उसके अंदर तो हमारी हुकूमत अगस्त में चली गई थी और फिर फरवरी के इख्तिताम में आके फिर हमारी हुकूमत आई। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस जून से जो दिसंबर तक के फिगर्स हमारे पास स्टेट बैंक के मौजूद हैं, तो उसमें सिर्फ 3,000 अरब रुपए का कर्जे में इजाफा हुआ है, मगर डेट टू जीडीपी रेशियो में कमी आ रही है और हमारी कर्जे पे रीपे करने की सलाहियत भी बढ़ी है। इस माली साल के अंदर करंट अकाउंट का भी हमारा सरप्लस है पहले 6 माह में, प्राइमरी भी सरप्लस है। अब मुझे बता दें सर, इस वक्त एक पाकिस्तानी कितने रुपए का मकरूज है सर? देखिए ये तो फिगर कैलकुलेट करना, मगर ये फिगर बेमानी है। देखिए ये कहना है हर शख्स के ऊपर इतना इस तरह होता नहीं है। देखिए बुनियादी जो आपने बात की सैलरी क्लास की, जो शख्स को माजी में सर आप लोग कहा करते थे एक पाकिस्तानी कभी 1.5 लाख का फिगर आया, मैंने कभी नहीं कहा, आपने नहीं कहा, आपके रहनुमाओं ने कहा। मैं आपके सामने बैठा हूं जी, मैं एक मईशत का स्टूडेंट हूं, मैं फिगर्स में बिलीव नहीं करता। आपके रहनुमाओं ने कहा गलत नहीं, मेरे रहनुमाओं ने, आप सामने क्लिप लेके आइए जी। बहरहाल देखिए बात करने का मकसद ये है कि हमने डेट टू जीडीपी रेशियो भी कम करना है, हमने कर्जे भी काबू में करने, हमने महंगाई काबू में करनी है जिस तरह हमने की है। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं कि सैलरी क्लास के ऊपर एक टैक्स का शरह हम मानते हैं ज्यादा है, मगर ये अभी हम चादर देख के पांव फैलाते हुए अभी हमारी मजबूरी, हम इसको कम करना चाहते हैं। हम पूरी उम्मीद है कि वज़ीर आज़म तो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन वज़ीर खजाना उनको फौरन मना कर देते हैं, नहीं कर सकते। तो अब क्या आने वाले बजट में हो रहा है ये कम हो रहा है सैलरी क्लास पे? अगर स्पेस हुई, फिजिकल स्पेस हुई, तो जरूर कोशिश होगी कि इसको कम किया जा सके। और हम ये आपके सामने कोशिश हो रही है कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो अपना फेयर शेयर नहीं टैक्स का अदा करे, वो अपना फेयर शेयर अदा करें। साथ ही साथ आपने देखा रेमिटेंसेस के अंदर अब रेमिटेंसेस आ रही हैं, अभी तो मजीद बताया जा रहा है कि पता नहीं कितने % मजीद जो है वो कर्जा डाला जाएगा। किसने बताया सर? खबरें आ रही हैं, आप कहते हैं गलत है। खबरें तो यहाँ पे रोजाना, आप कहें गलत, बिल्कुल गलत है। अभी बजट बनानी है, कौन खबरें बना रहे हैं? जो चीज हुकूमत आप सर कहें अवाम के लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात ही कोई नहीं होगी। आप कहें कि रिलीफ देने जा रहे हैं अवाम के, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं ये खबर इजाफे की गलत है, क्योंकि अभी बजट की तैयारी, यानी आप रिलीफ देने जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो बात बिल्कुल नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा, मेरे मुंह में आप अल्फाज भी ना डालें। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हमने पिछले, आप चाह रहे हैं कि बजट पे आपके क्लिप्स निकल के ना चले? नहीं, देखिए मैं ऐसी कोई बात गैर जिम्मेदाराना नहीं करना चाहता जो कि अपनी बनती नहीं है। हाँ, जहां पे मैक्सिमम आवाम के लिए रिलीफ हम मुश्किल हालात में भी दे सकते हैं, हम देंगे। जिस तरह पिछले साल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हमने मुश्किल हालात में भी 460 अरब से बजट लेके 590 अरब का किया, जिससे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सबसे कमजोर तबकात को दिए गए। इस साल भी अगर सैलरी क्लास के टैक्सेस में कमी की स्पेस बनी तो हुकूमत जरूर
जरूर देगी, बिल्कुल ठीक। सर मुझे पेट्रोल के बारे में बता दें। मगर इसका हतमी फैसला आपको तकरीबन मई जून में मिलेगा जब बजट तैयार होता है। बिल्कुल ठीक। सर अवाम परेशान है वैसे ही महंगाई से। एक बात आप सही करें कि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वो रुक गई है। अब सर 1 लीटर पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी अदा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस और मार्जिन इसके अलावा है, यानी 1 लीटर पर तकरीबन 80 रुपए इजाफी अदा किए जाते हैं। इसके बावजूद कल जो डीलर मार्जिन और जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो भी बढ़ाने की बात हो रही है, और फिर जो रिलीफ दिया जा सकता था उससे भी महरूम कर दिया गया, फिर वो बढ़ा दिया गया। सर ये क्या हुआ? आपने देखा है पिछले 1 साल में आप फिगर्स निकाल लिए, मेरा ख्याल है लगभग आई थिंक ओवरऑल पिछले 1 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ओवरऑल कमी आई है। हर 2 हफ्ते बाद इसकी रिवीजन होती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। हुकूमत जब भी कोई इंटरनेशनल प्राइसेस में, आपको पता है ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन 2 चीजों से होता है। एक आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट से, जो अल्हम्दुलिल्लाह IMF प्रोग्राम में होने की वजह से, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से हमारा डॉलर का। मुझे किसी सवाल का जवाब तो देनी दीजिए। आपके कान के अंदर आपके नहीं, मेरे जवाब नहीं सुनती ना शायद प्रोड्यूसर आपके जल्दी में, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सवाल आते हैं, मगर मैं आपका कोई सवाल का क्योंकि इस तरह गुजरने नहीं दूंगा। मैं जवाब तो मैं आपसे जवाब दे रही हूं, वो मुझे सिर्फ इतनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ब्रेक लेना है। नहीं ब्रेक लेना, फिर या तो मुझे पेट्रोल की कीमत का जवाब देने दीजिए। देखिए पेट्रोल की और डीजल की कीमतों का जो तयन है वो 2 चीजों से होता है, एक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रेट से। फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टेबल है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का जो उतार चढ़ाव वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जब चढ़ाव होता है तो उसमें भी कोशिश करते हैं कि पास ऑन करें मगर कम करें, मगर जब कमी होती है खासतौर पर तो पूरा मुकम्मल पास ऑन होता है। ओवरऑल पिछले 1 साल के अंदर मेरा ख्याल है कि मैं फिगर चेक कर सकता हूं, ओवरऑल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है, गुज़िश्ता रोज भी कमी आई है। तो इसी तरह जी जो भी हमारे पास स्पेस होगी जहां पे रिलीफ हमने फॉरवर्ड करना होगा, पास ऑन करना होगा पाकिस्तानी शहरी को, हम पास ऑन करते रहेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बिलाल कियानी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे और अहम गुफ्तगू कर रहे थे। ये वो गुफ्तगू हो रही थी जो कि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला है और आवाम इसके बारे में सुनना चाहती है और समझना चाहती है कि आखिर हो क्या रहा है। आपका बेहद शुक्रिया, स्टूडियो में आप साथ मौजूद थे। एक थोड़ा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, और ब्रेक के बाद कई सालों के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट और बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सारे पाकिस्तानी भी, इस पर बात करते हैं तफसील से। तो ये इवेंट किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, कई अरसे से सारे पाकिस्तानी मुंतज़िर थे और अब बेहद एक्साइटेड हैं। ऊपर से इस पे जो आतिफ असलम की आवाज़ का तड़का लग गया है कि थोड़ा सा कई दिल में डाउट्स भी हैं जिस तरह की पाकिस्तान टीम का कल हाल हुआ है। तो बजाय इसके कि मैं इस पर बात करूँ, मोहम्मद यूसुफ साहब साबिक कप्तान हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। तो यूसुफ भाई अपने एक्साइटमेंट के बारे में बताइए। 29 साल, लॉन्ग टाइम, इसके बाद पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट, ICC का इवेंट होने जा रहा है, ग्राउंड्स को जदीद अंदाज में तैयार किया गया है, ज़बरदस्त माहौल है, सारे पाकिस्तानी इस वक्त एक्साइटेड हैं, आपके क्या तासुरात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त, और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है जिस तरह उन्होंने स्टेडियम तैयार किया और 29 साल बाद एक ICC का इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। तो मोहसिन भाई को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत है, 5-6 महीने में ऐसा ज़बरदस्त स्टेडियम तैयार किया है कि जो पूरी दुनिया में सब पसंद कर रहे हैं उसको। और इसमें पाकिस्तान टीम फाइनल में आती है तो फाइनल इधर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेले भी वैसे कि जैसे क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम बनाने में काम किया है, ऐसे ये क्रिकेट खेलने में भी काम करें। आमीन आमीन आमीन। सर ये इसी तरफ मैं आ रही थी कि जिस तरह से टीम्स आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, भरपूर तैयारी के साथ आ रही है। न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज में हमें और जनूबी अफ्रीका को हराता है, इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ वाइट बॉल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, फिर अफगानिस्तान बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को हरा कर आ रही है, ऑस्ट्रेलियन टीम श्रीलंका को हरा कर आ रही है। 2 दिन पहले हम देखते हैं हमारी टीम जो है वो तारीख का सबसे बड़ा रन चेस करती है और फिर उसके अगले दिन खुद वो एक छोटा टारगेट देती है और उसको भी नहीं जीत पाते, तो फिर डाउट हो जाते हैं। आपकी नज़र में इस वक्त फेवरेट कौन है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? फेवरेट कहना थोड़ा मुश्किल होता है, वो बड़ा इवेंट है, इसमें कोई भी टीम क्लिक कर जाए और मोमेंटम को कैरी कर ले तो वो जीत सकती है। लेकिन जो टीम बैलेंस नज़र आ रही है, जिसमें जो अभी न्यूजीलैंड की टीम बहुत बैलेंस नज़र आई है, उसके पास एशियन कंडीशंस के हिसाब से टीम है, 3 फास्ट बॉलर हैं, 2-3 उनके पास स्पिनर हैं जो साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा एज है उनके पास। प्रॉपर बैटिंग साइड है उनकी 6 नंबर तक, और विकेट कीपर ऑलराउंडर है, 2 स्पिनर ऑलराउंडर है उनके पास, और साथ वो फिलिप्स भी बॉलिंग कर लेता है और हिटिंग भी, वो बैटिंग भी बहुत जबरदस्त करता है। तो एक बैलेंस टीम है और दूसरी तरफ इंडिया की बहुत बैलेंस टीम नजर आ रही है।
पाकिस्तान के पास एज है कि वो होम कंडीशंस में खेल रहा है, और हम काफी अरसे से पाकिस्तान में खेल भी रहे हैं। अभी ये ट्राई नेशन भी खेली है, टेस्ट सीरीज भी खेली है, इंग्लैंड के खिलाफ हमने बड़ी जबरदस्त कामयाबी भी हासिल की है। तो जिस तरह की विकेट्स हैं पाकिस्तान में, उस हिसाब से पाकिस्तान को एक एज जरूर है, लेकिन बहुत ही कैलकुलेट खेलना पड़ेगा, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको। अच्छा, अपनी यूसुफ भाई, इस तरफ से तो एज है, लेकिन दूसरी तरफ जो टीम सिलेक्शन हुई उस पर बड़ी तनकीद हुई। खुशदिल पे तनकीद हो रही है, फ़हीम अशरफ पर तनकीद हो रही है, अबरार के अलावा किसी स्पिनर को शामिल नहीं किया गया। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफ स्पिनर साजिद खान जो टेस्ट में मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया पाया। तो कैसे देखते हैं कि ये सिर्फ यही होम ग्राउंड की ही एज पाकिस्तान को मिलेगा, या फिर यहाँ के लिए ये जो टीम की सिलेक्शन है इस पर कुछ मुश्किलात हो सकती हैं? फिर देखिए, ये टीम जब बनती है ना, इसमें सबसे ज्यादा रोल होता है कप्तान का, कोच का, और सिलेक्टर बाद में होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने टीम लड़ानी होती है। तो मेरा ख्याल है कि इन सब ने सोच समझ के ये टीम बनाई है, और हम सबको, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी 19 से शुरू हो रही है, और अब टाइम कोई नहीं है कि हम किसी प्लेयर को चेंज कर सकें, कुछ कर सकें। जो अभी हमारे पास बेस्ट अवेलेबल है, जो कैप्टन, कोच और सिलेक्टर्स ने ये टीम बनाई है, इसको हम सब बैक करें। और क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो प्रोसेस है वो इन्होंने देखा होगा, उस प्रोसेस के तहत इन्होंने टीम बनाई होगी। तो दुआ करते हैं हम सब कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेले, और जो इन्होंने डिसीजन लिए हैं उसमें भी अल्लाह इनको जी। आमीन। यूसुफ भाई, मुझे ये बताइए, अब जो आगाज होगा 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी का, वो आगाज वहीं से होगा जहां पर अभी बात खत्म हुई थी, यानी 2 रोज पहले जो बात खत्म हुई थी, न्यूजीलैंड ही होगा, पाकिस्तान ही होगा, और फिर एक नफसियाती बढ़तरी भी हो जाती है कि उसी ग्राउंड पर उसी कंडीशन के साथ आप मैच जीते, और फिर दोबारा मैच का जो आगाज हो रहा है वो वहीं से हो रहा है। तो क्या हमारी टीम को अलग करना होगा सिचुएशन को मुख्तलिफ करने के लिए गुजरे हुए दिन से? देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे लग रहा है, जो पास्ट में हम देखते हुए आ रहे हैं टेस्ट मैचेस में, और ये 1-2 वनडेज जो गुजरे हैं, कि इन्होंने टर्निंग विकेटें बनानी है पाकिस्तान ने। तो इसमें ये है कि हम अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लें कि उनके स्पिनर्स के खिलाफ हम गैप्स में खेलें, डॉट कम खेलें, और जो है स्ट्राइक रोटेट करते रहे, ताकि प्रेशर उनके ऊपर जाए। देखिए, अभी उनके स्पिनर्स ने, एक स्पिनर ने 10 ओवर में 17 रन दिए, एक ने 40 रन दिए, और हमारी होम कंडीशंस में आके। तो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस हमारी ऐसी होनी चाहिए एज ए बैट्समैनों की, कि वो इनको अंडर प्रेशर करें, इन पर स्ट्राइक रोटेट करके और गैप्स में शॉट खेल के। और अभी आजकल की क्रिकेट में गैप्स है भी बहुत ज्यादा, क्योंकि 5 फील्डर दायरे में होते हैं 40 ओवर तक। तो ये बहुत बड़ा एज है बैट्समैनों के लिए कि वो 300 तक रन लेके जाएं, अगर ऐसी विकेट हो। वरना फ्लैट विकेट हो तो 350, 450 रन करना कोई मुश्किल काम नहीं आजकल की क्रिकेट में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो कोचेज हैं वो इनकी स्पिन के खिलाफ बैटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। चलें, ये पाकिस्तानियों के लिए ऑब्वियसली एक खुशी का मौका है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन अगर टीम पाकिस्तान भी खुशियों को दोबारा करना चाहती है तो उसको बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करना पड़ेगा। और सारी पाकिस्तानी कौम जो है वो उम्मीद करेगी, दुआ करेगी, और टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप परफॉर्म करें ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब, प्रोग्राम से हम गुफ्तगू कर रहे थे टीम पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, किस तरह से माहौल को चेंज करने की ज़रूरत है। माहौल से मुझे याद आया मौसमियाती तब्दीलियाँ जो कि पाकिस्तान के लिए संगीन ख़तरा बनती जा रही हैं। मामूल से कम बारिशों ने मुल्क को खुश्क साली के दहाने पर पहुंचाया है। पानी का बहरान ये शिद्दत इख्तियार करने लगा है। डैम्स में पानी कम है, ज़ेरे ज़मीन सतह गिरती जा रही है। रावलपिंडी शहर में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। 1 माह तक घरों और स्टेशंस पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद की गई है। मुतालिका महकमे शहरियों से पानी ज़ाया न करने की अपीलें कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाले रावल डैम में सिर्फ 45 रोज़ का पानी बाकी रह गया है। अगर सूरत हाल ऐसी रही और बारिशें नहीं हुई तो जुड़वा शहरों में नाज़रीन पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी पंजाब के ज़रई इलाके में मामूल से 42% कम बारिशें हुई हैं। सिंध में 52% और बलूचिस्तान में 45% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। इस सूरत हाल के 22 जनवरी में पंजाब के बेशतर इलाकों यानी सिंध और तकरीबन निस्फ बलूचिस्तान को हल्की खुश्क साली का सामना रहा है। बारिशें न होने की वजह से
सर्दियों में होने वाली फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, बल्कि इम्कान है कि पंजाब में गंदम की पानी की कमी की वजह से गंदम की जो फसल है वो मुतासर हो सकती है। सिंध में भी हालात अच्छे नहीं हैं। हालात की संगीनी का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि थरपारकर के शहर मिट्टी और इस्लाम कोट में 2 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। मुल्क में पानी वैसे ही कम हो रहा है और आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पानी की तलब में 60% इजाफे का इम्कान है। ये सूरत हाल देखकर जब हम इस पर डिस्कस कर रहे थे तो मुझे सूरह यूसुफ याद आ गई, वो वाक़या याद आ गया कि जब मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर के लिए वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए, उनसे बयान की तो उन्होंने बताया कि इसकी ताबीर क्या है कि 7 साल तक मुल्क में बहुत खुशहाली होगी, फसलें बड़ी अच्छी होंगी, लेकिन इसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे जिनमें खुश्क साली होगी, कहत पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए फिर तदाबीर की गई थी और वो तदाबीर ये थी कि 7 साल तक ज़्यादा काश्त की गई, गंदम को महफूज किया गया ताकि आने वाले कहत के सालों में इस्तेमाल किया जा सके, आवाम को भूख से बचाया जा सके, जानवरों को महफूज रखा जा सके, और ऐसा ही हुआ। हिकमत अमली से मुश्किल वक्त वो 7 साल बड़ी आसानी से और खुशी के साथ निकल गए। यानी अगर कुदरती आफत का सामना एक अच्छी हिकमत के साथ किया जाए तो महफूज रहा जा सकता है इससे। आज हम सैलाब को और दीगर तबाहियों को कुदरती आफात कहकर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन अगर हिकमत अमली बना ली जाए, क्योंकि सालों से सुन रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंजेस होने हैं, लेकिन उसके लिए कोई तदबीर, कोई इंतजामात नहीं हुए हैं। इन तमाम हालात से निपटने का हल अल्लाह ताला ने हमें फ़राहम कर रखा है, लेकिन हमने ही इसकी तदबीर नहीं की है। मलिक अमीन असलम साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे इंतहाई मान है, साबिक़ वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इमरजेंसी नाफिज की जा रही है, लोगों को मना किया जा रहा है कि पानी को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, गाड़ियाँ धोने पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप आगे सूरत हाल को? जी बिल्कुल, इस वक्त बड़े खतरनाक सूरत हाल है क्योंकि पिछले 4 महीने से बारिश नहीं हुई और जो गंदम की फसल है, स्पेशली जो बारानी इलाके, मैं खुद बारानी इलाके से हूँ, टर्क एरिया से हूँ, और वहाँ पर भी बारिशों की ना होने की वजह से वो पूरी फसल जो है वो तबाही की तरफ इस वक्त जा रही है। और ये एक खुशक साली का और ड्राउट का जो खतरा है वो भी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। ये देखें, ये तमाम जो मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं, बारिशें कम होना, ज्यादा होना, इस तमाम का ताल्लुक जो है वो क्लाइमेट चेंज के साथ है। और ये क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमेना है जो कि पाकिस्तान जिससे मुतासिर तरीन ममालिक में शुमार होता है। हम इस वक्त जो पिछले दिहाई से तो टॉप 10 ममालिक है उनके अंदर पाकिस्तान शामिल है। और फिर ये जो इशू इटसेल्फ है ये इतना बड़ा है कि इस वक्त अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट निकली है जिसमें दुनिया को जो चैलेंजेस हैं उनका जिक्र किया गया, और जो दुनिया को सबसे बड़े चैलेंजेस दरपेश उनके ऊपर उन्होंने क्लाइमेट चेंज को रखा है और इसको हाईएस्ट रिस्क फैक्टर दिया है तमाम मसाइल का। अमीन साहब मुझे ये भी बताइए सर कि हमारे पास मुल्क में छोटे बड़े डैम्स तो मौजूद हैं, यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, और जो जदीद ममालिक हैं जहाँ पर बड़े बड़े डैम्स हैं उनके पास क्या है स्टोरेज कैपेसिटी? देखें, ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का इशू ये है कि अल्लाह ताला की नेमत है पानी जो कि हमें इस मुल्क को बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। और ये 100 दिन की तकरीबन टाइम होता है जिसके अंदर ये पानी आता है। हमारे 2 सोर्सेज है मेन, एक जो ग्लेशियर बेल्ट है, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं उनसे पानी आता है, वो नॉर्थ से आता है, और दूसरा मानसून की बारिशें होती हैं वो साउथ से पानी आता है, और तकरीबन 100 दिन के अंदर ये पानी आता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने नाकस प्लानिंग की वजह से जो हमारी जो स्टोरेज परसेंटेज है वो सिर्फ 9% है, हालांकि दुनिया की जो स्टोरेज परसेंटेज है वो एवरेज 40% है। यानी कि अगर 100 लीटर पानी कुदरत की तरफ से मिलता है तो वो 100 लीटर पानी का स्टोर करते हैं। पाकिस्तान में अगर हमें 100 लीटर मिला तो हम उससे 9 लीटर स्टोर कर रहे हैं, और ये एक कुफरान नेमत भी है और हमारे लिए बदकिस्मती भी है कि क्लाइमेट चेंज के साथ ये और ज्यादा इसके ऊपर रिस्क भी है और इसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रेस भी पड़ रहा है। और हमें ये स्टोरेज बहुत जल्द बढ़ाने की जरूरत है। सो हमें अपने नए डैम्स बनाने की जरूरत है, हमें नेचुरल स्टोरेज के जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर दोबारा से उनको रिचार्ज करने की जरूरत है। जी ये तो आप बड़ा तकलीफ दे पहलू बता रहे हैं सर। अब मुझे बताइए कि बारिश ना होने से, पानी की कमी से, ये तो सिर्फ एक एंगल है ना, लेकिन इसके साथ साथ फिर फसलें भी तबाह होने का इम्कान है और हो भी रही हैं। कितनी फसलें मुतासिर होंगी? पंजाब में गंदम की फसल मुतासिर होने का इम्कान है, जमीन की साख्त पर भी ऑब्वियसली इसके असरात मरतब होंगे। अमीन साहब जी बिल्कुल, ये इससे बहुत सारे जो असरात हैं वो इस वक्त
हमारे सामने पाकिस्तान में तो हर किस्म का असर जो है इसमें अब जो पानी कम होना जो है वो ड्राउट की सूरत में हमें नजर आ रहा है, और पानी के ज्यादा आना हमें फ्लड की सूरत में नजर आता है। दोनों के साथ पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर है। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट फायर है पाकिस्तान वो भी बढ़ रही है, और आपने देखा है कि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है ये इसके आगे दुनिया की ताकतवर तरीन जो ममालिक हैं वो भी बेबस है। जो जब ये LA के अंदर अभी रिसेंट जो आग लगी तो वो भी उनको भी घुटने टेकने पड़ गए। तो ये सारी दुनिया को ये सबक सीख रही है कि कुदरत के साथ हम जंग नहीं लड़ सकते, कुदरत के साथ हमने दोस्ती करके अपना काम चलाना है आगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और पाकिस्तान में हमें जरूरत यह है कि हम नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के अंदर इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा करें। हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की जरूरत है, जिसकी वजह से हमारे जो वो ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज को कम करते हैं बल्कि इन जो असरात जिनसे हम गुजर रहे हैं इनका भी अभी हमने आगाज में सेगमेंट के हमने सूरह यूसुफ का भी तस्करा किया कि किस तरह से वहां पर बाकायदा तौर पर प्लानिंग की गई थी, लेकिन हमारे पास कितनी प्लानिंग है? क्योंकि हर साल हम कॉन्फ्रेंसेस तो इसके ऊपर देख रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो काफी है या हंगामी तौर पर कुछ करने की जरूरत है पाकिस्तान को? बिल्कुल हंगामी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो कि हमें इससे हमारी जान नहीं छोड़ी, और हमने इस इशू के साथ अगली जो दिहाइयां हैं उनको हमने गुजारना है। तो इस इशू के साथ मिल के गुजारना और इसको समझ कर इसके साथ अडेप्ट करके गुजारना है। और जिस तरह आपने बात की और मैंने भी आपसे पहले ये बात की कि हमारी हुकूमतें जो है वो सिर्फ लिप सर्विस में बिलीव करती हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं होता। जब हम गवर्नमेंट में आए थे तो हमारे पास भी ये ऑप्शन थी कि हम कुछ और स्ट्रेटेजीज, कुछ और पॉलिसीज, कुछ और प्लान बना देते और अपने 2-3 साल पूरे कर देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और हमने ग्राउंड के ऊपर प्रोजेक्ट करके रखा है। बिलियन ट्री सुनामी ग्राउंड पे हुआ, 10 बिलियन ट्री सुनामी ग्राउंड पे हुआ, लिविंग इंडस का प्रोजेक्ट ग्राउंड पे हुआ, रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट, ये तमाम वो इनिशिएटिव थे जो कि उस गवर्नमेंट में शुरू किए गए थे। लेकिन अब ये चाहिए कि ये गवर्नमेंट भी कोई अपना इनिशिएटिव लेकर आए। ये 1 साल हो चुका है इस गवर्नमेंट को, अभी तक सबसे बड़ी तो नॉन सीरियसनेस ये है कि इनका वजीर ही नहीं है क्लाइमेट चेंज का। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और इसके ऊपर कोई वजीर नहीं बना, और वो एक बाहर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस करा के कोई नई पॉलिसी या स्ट्रेटेजी अनाउंस हो जाती है। हाँ जी, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये भी बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइए सर कि कल जुड़वा शहरों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जिलजिला आया और ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये कि यही इसका मरकज भी था। अर्थक्वेक तो मौसमियाती तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान जो अर्थक्वेक की दुनिया की एक रिस्क इंडेक्स है उसके ऊपर 19th कंट्री है पाकिस्तान, तो इसलिए हमें वो भी एक उसका रिस्क फैक्टर है। उसमें सबसे बड़ी जो हमारी नेमत है वो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं जो कि रेजिलियंट कौम है, कि बहुत रेजिलियंट कौम है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हादसा जो है उनको बर्दाश्त किया, ये दुनिया की किसी कौम ने नहीं किया। हम तकरीबन 5 जंगों से गुजरे हैं जो कि दुनिया के कोई मुल्क जो है वो नहीं गुजरा पिछले दहाइयों में। जो दुनिया की सबसे बड़ी जंगें हुई हैं रशिया के साथ, फिर वॉर ऑन टेरर, वो तमाम पाकिस्तान उनके साथ मुंसलिक रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि जो कोविड के जमाने में भी हमने ऐसा मुल्क था जो कि स्मार्ट लॉकडाउन किया और लॉकडाउन के बगैर हमने कोविड का जमाना भी गुजारा। लेकिन अब ये जो चैलेंज है हमारा, ये हमारी रिजिलियंस को भी चैलेंज कर रहा है और जो लोगों की बर्दाश्त है उसको भी चैलेंज कर रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी आंखें खोले और इस शौबे बेदारी से निकल कर इस इशू को वो इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी दी जाए जिसका कि ये मुतहमिल है। एनवायरमेंटल इशू नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक इशू भी है, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 8 से 18% तक हमारा GDP इससे हिट हो सकता है। IMF भी आजकल पाकिस्तान में जहां वो और सबक सिखा रही है हुकूमत को, ये सबक नहीं सिखा रही है कि जब तक हमने क्लाइमेट कंपैटिबल डेवलपमेंट ना की, ऐसी डेवलपमेंट जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ मुकम्मल हो, तब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी एट रिस्क रहेगी। बिल्कुल ठीक। और ऐसा नहीं है सर कि इसको इस बारे में किसी को मालूम ना हो, बहुत अच्छे से हुकूमत को इस बारे में मालूम है। क्लाइमेट चेंजेस हम कई सालों से सुन रहे हैं कि इसका असर पाकिस्तान पर हो रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक में है जो क्लाइमेट चेंजेस में आ रहा है, लेकिन अब ज़रूरत यह है कि जो ड्यू इसकी तवज्जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर दी जाए और हंगामी तौर पर, फौरी तौर पर इसके लिए काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक अमीन असलम साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह नाज़रीन से जुम्मे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।